आई गेस नाउ इट्स ऑडिबल। हाँ जी, अब ऑडिबल है, बता दीजिए। चलिए, यस नाउ इट्स ऑडिबल। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे आपके सी सैट पेपर की जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, सी सैट में भी हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में आपके पास कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं आपको अलाउ करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, तो मैं जो इस पॉइंट को बोल रहा हूं दैट इज टारगेट 185 प्लस। ठीक है, जो हमारा टारगेट है दैट इज 185 प्लस, और उसमें सी सैट इंग्लिश आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहला पोर्शन आता है आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, 5 to 10 मार्क्स का आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आता है, मिनिमम 5 मार्क्स का आता है। तो लास्ट ईयर का जो जो 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहां पर कॉम्प्रीहेंशन जो था वो 10 नंबर का पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जो आपसे पूछा जाता है दैट इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है जी, ग्रामर और वोकैबुलरी पूछी जाती है। ग्रामर और वोकैबुलरी जो पूछी जाती है वो आती है 5 to 7 मार्क्स। लास्ट ईयर जो पूछी गई थी 2018, ठीक है, दैट वाज ऑफ 5 मार्क्स ओनली। ठीक है, कि 5 नंबर का आपके पास क्या आया था, ग्रामर का पोर्शन आया था और वोकैबुलरी का पोर्शन पूछा गया था आपसे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स। ठीक है जी, हम ये कह सकते हैं इसके 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, एक ये पोर्शन आपके पास आ गया। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। सारी चीजें रुक गई होंगी सर फिर। 'ओके, आई गेस आई एम ऑडिबल'। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फाइन, चलिए। तो 5 to 7 मार्क्स। ठीक है जी, इसमें डिसीजन मेकिंग आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। ठीक है, वो सारी चीजें भी इंक्लूड होंगी। आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। तो ये पोर्शन आपके पास है सी सैट इंग्लिश के लिए पीसीएस में। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां होती है इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए, कि भाई ये अगर क्वेश्चन सभी के ठीक हो जाएं, जो कि आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, तो आपका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो डायरेक्टली 25 मार्क्स बढ़ता है। इंग्लिश का यही फायदा है। अब ये जो पार्ट है यहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स, ये बहुत ही बड़ा वास्ट एक टॉपिक है। अगर हम कहें तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये एप्लीकेबल सब्जेक्ट है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 5 क्वेश्चंस को करेक्ट करना हमारे लिए मेजर एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है। एग्जाम में पता नहीं होता कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम एप्लीकेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें हम अप्लाई करके अच्छे से सीख पाए, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर इंग्लिश पोर्शन ऑफ सीसैट पीसीएस। तो आई गेस कि समझ में आ गया होगा सभी को। एवरीवन क्लियर, एवरीवन इज क्लियर अबाउट द सिलेबस राइट नाउ। ठीक है जी, तो अगर किसी को कोई इशू होता है तो अब वो मुझसे पूछ सकता है कि सर हाँ कोई दिक्कत आ रही है सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई इशू है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हरप्रीत, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक। चलिए, हाँ जी हरप्रीत जी, आपका कोई डाउट है पूछिए।
हेलो। हाँ जी हरप्रीत जी पूछिए, कोई डाउट है? सर वोकैब में प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी में। कोई बात नहीं, वोकैबुलरी हम ठीक करेंगे, सिलेबस में बता दीजिए अगर कोई इशू हो रहा है तो। ठीक है नो अभी। सर। ओके जी। नितिन पूछिए। हाँ जी नितिन पूछिए, क्या डाउट हो रहा है आपको? पॉज बहुत हो रही है वीडियो। हेलो। हाँ जी नितिन। सर वीडियो बहुत पॉज हो रही है सर, रुक रुक के चलती भी है वीडियो, प्रॉपर नहीं चलती भाई सर। आई गेस आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपका इंटरनेट करेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार देख लीजिए। ओके सर। हाँ जी विजय जी पूछिए। सर ਜਿਹੜਾ इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दस ਦਿਓ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है? ठीक है बिल्कुल, मैं अभी इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ जी हितेश जी, आपका कोई डाउट है? हितेश जी, इफ यू आर हैविंग सम डाउट। हेलो। हाँ जी। सर ये जो आप वोकेबलरी बोल रहे हो इसमें इडियम्स आएंगे क्या? नहीं, इडियम्स इंक्लूड नहीं होते हैं, मोस्टली सिनोनिम्स और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। ओके सर। ओके जी। नविता जी बताइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Actually, sir, I wanted to ask which types of questions are included in critical reasoning? Yes, we will take analysis of previous year questions soon. Okay? Oh, okay, sir. चलिए, तो हर्षवर्धन कुछ पूछना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी। हेलो सर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स? ओनली सोर्सेज मी, ठीक है, तो आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन मैं ही कराऊंगा, आपको इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक ओके, है, थैंक्स थैंक्स। हाँ जी। चलिए ध्रुव, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी ध्रुव जी, आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो हेलो। हेलो हेलो। सर, एक ना लाइट नहीं क्लियर, लाइट बोर्ड पे होनी पै रही, रिफ्लेक्शन पै रही है। देखिए लाइट का थोड़ा इशू हुआ है आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जल्दी ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो सभी के सभी अपने जो माइक्स हैं वो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। ठीक है जी, अपने माइक्स जो हैं वो अनम्यूट कर सॉरी म्यूट कर लीजिए। चलिए, ये था आपके पास सिलेबस। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इंटरपर्सनल स्किल्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, इंटरपर्सनल स्किल आप डेली की लाइफ में यूज कर सकते हो। डेली की लाइफ में यूज करने का मतलब क्या होता है, कैसे आप उसे यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको कोई काम कराना है किसी अपने एम्प्लॉय से, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आप उसको किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि वो जो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो ये एक इंटरपर्सनल स्किल्स का आपके पास एग्जाम्पल था। जनरली आपको समझ में आ गया होगा हाउ यू कन्विंस अदर टू वर्क इन द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फैमिली। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये सारी चीजें। हर्षवर्धन जी, आप अपना माइक जो है म्यूट कर लेंगे प्लीज। हर्षवर्धन, चलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, बहुत डिटेल में समझना है, कोई डाउट नहीं आपने अभी पूछना है, थोड़े टाइम के लिए बस स्टिल होकर के समझें कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। ठीक है, देखो कॉम्प्रीहेंशन अगर मैं कहूं तो दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब समझने की जो आपकी एबिलिटी है उसे कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। यू विल गेट अ पैसेज, ठीक है जी, और यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पुट किए जाते हैं, सो दैट कि आपकी एबिलिटी पता चल सके कि पैसेज आप कितने अच्छे से। तो ये दो चीजें आपके सामने होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉम्प्रीहेंशन का असली मीनिंग नहीं समझते। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, दैट मींस आपके पास पैसेज होगा, पैसेज में से आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज ओनली। ठीक है, हमेशा कॉम्प्रीहेंशन में ये मेंशन किया जाता है कि आपको जो आंसर करने हैं वो पैसेज के बेसिस पर करने हैं। अब ये जो पैसेज होते हैं इनके टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं।
ठीक है, इनके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपने अपने जीएस सेक्शन में पढ़े होते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टॉपिक्स in your GS section so that you get confused while reading, you get yourself confused by your opinion. आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इनके क्वेश्चंस का आंसर करते हुए, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट याद रखना है कि जीएस में जो आपकी नॉलेज है वो यहां पर अप्लाई नहीं करनी है। जीएस में जो आपने सब्जेक्ट की नॉलेज ली है वो आपने इन पैसेजेस में अप्लाई नहीं करनी है। तो ये आपकी पहली लिमिट होती है कि आप जो आंसर करेंगे वो पैसेज की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही करेंगे, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सभी को। पहला पॉइंट ये था आपका पैसेज करते टाइम कि आपकी जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वही आपकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जिससे आपको आंसर करना है। क्लियर पॉइंट समझ में आया होगा ये आपको। अब दूसरा पॉइंट, यहां पर कभी भी आपने एक गलत स्टेटमेंट चूज नहीं करनी। गलत स्टेटमेंट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है ये? रॉन्ग स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है यहां पर वो भी मैं आपको बता देता हूं। रॉन्ग स्टेटमेंट मींस कि जब आप इस किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें कभी भी एक्सट्रीम ओपिनियन चूज करने से बचें। एक्सट्रीम ओपिनियन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक्सट्रीम ओपिनियन होता है जब आप किसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव ओपिनियन दे दिया या बिल्कुल ही पॉजिटिव ओपिनियन दे दिया। तो हमें जो अपना ओपिनियन रखना होता है या फिर जो अपना आंसर रखना, दैट शुड बी बैलेंस्ड। वो कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर हम कहें तो ना तो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए ना ही ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। कैसे? चलिए वो देखते हैं। जैसे आप कह दे कि मैं हर हालत में जीतूंगा ही जीतूंगा, ठीक है, कोई मैच हो रहा है एंड यू आर सेइंग इन एवरी पॉसिबल कंडीशन आई विल विन, तो ये क्या हो गया? एक एक्सट्रीम ओपिनियन हो गया जो कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानोगे इवन। ठीक है, अब ये तो वही कहने वाली बात होगी ना कि सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी बनाएंगे। पॉइंट हो गया ना? तो एक्सट्रीम ओपिनियन हो गया। तो एक्सट्रीम ओपिनियन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें नहीं मानना है। अब इसके लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। साइड बाय साइड आपके पास नोटबुक जरूर होगी तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ये एक्सट्रीम ओपिनियन को शो करते हैं। जैसे ऑल वर्ड हो गया, ये क्या शो करता है? एक्सट्रीम ओपिनियन को शो करता है। जैसे इम्पॉसिबल हो गया, ये भी क्या शो करता है? एक्सट्रीम ओपिनियन को शो करता है। जैसे हमारे पास हो गया नो, या फिर हो गया एनी, या आ गया नेवर, या फिर हो गया ऑलवेज। ठीक है, तो अगर इस टाइप के वर्ड्स हमारे पास जो है स्टेटमेंट में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आते हैं, तो आप उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये एक्सट्रीम ओपिनियन शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैंने दो चीजें अभी आपको बताई। पहली चीज थी कि जो पैसेज की इंफॉर्मेशन है उससे बाहर नहीं जाना। दूसरा, एक कोई भी एक्सट्रीम ओपिनियन चूज नहीं करना, आपको बैलेंस आंसर ढूंढना होता है। ठीक है जी, दो चीजें मैंने बताई, दो चीजें आपको आंसर करते टाइम याद रखनी है, भूलना नहीं है किसी को भी। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पूछना है, थोड़ी देर बाद पूछना। अपने क्वेश्चंस को भी साइड में नोट डाउन करते रहिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। दो ही चीजें बताई हैं अभी भाई, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर आंसरिंग, ठीक है, बिफोर आंसरिंग, ठीक है, कि भाई आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, और पैसेज की लैंग्वेज आ गई बहुत टिपिकल, और वो अंडरस्टैंड हो ही नहीं पाई आपसे, समझ ही नहीं पाए आप उसे, ठीक है। एक ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, पैसेज की लैंग्वेज बहुत टिपिकल आ गई, आपको समझ नहीं आई। तो पैसेज कितने टाइप के आपके पास आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उनको समझने के लिए आपको क्या करना है। जैसे पैसेज का पहला टाइप होता है कि वो साइंस से रिलेटेड आ जाए, या सोसाइटी से रिलेटेड आ जाए, मतलब सोशल इश्यूज से रिलेटेड आ जाए कोई भी, या फिर पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी या फिर गवर्नेंस का कोई टॉपिक आ जाए, ठीक है जी, इससे रिलेटेड हो सकता है। या फिर अगर हम कहें तो कोई करंट टॉपिक आ जाए, या फिर कोई करंट टॉपिक आ जाए,
या इकोनॉमी से रिलेटेड हो। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको इनमें से सबसे ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज किसकी होती है जो आपने कभी नहीं पढ़ी होती। साइंस से रिलेटेड लैंग्वेज वाला पैसेज आपके लिए बहुत टिपिकल होने वाला है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको फेस होगी वो किससे रिलेटेड पैसेज में होगी? साइंस से रिलेटेड पैसेज की लैंग्वेज में होगी। आंसर करने में नहीं होगी। मैं अभी भी आपको ये बार बार बता रहा हूं कि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको दिक्कत किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, किस में होगी? पढ़ने में, उसकी लैंग्वेज को समझने में। इसके बाद जो सोशल इश्यूज वाला जो पैसेज होगा या सोसाइटी वाला जो सोसाइटी से रिलेटेड इशू का जो पैसेज होगा वो इजीली आप समझ लोगे, क्योंकि सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की लैंग्वेज भी आप समझ लोगे। ठीक है, करंट टॉपिक्स भी समझ लोगे। दूसरी जो दिक्कत होगी वो होगी इकोनॉमी में। इसकी लैंग्वेज भी कई बार बहुत टिपिकल हो जाती है, तो जो हमारी समझ से कई बार बाहर हो जाती है, तो इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टिपिकल है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम करते हैं ये आपके सामने, कुछ टिपिकल वर्ड्स लेकर के आते हैं, तो आप इन्हें समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एट दैट टाइम ऑफ एग्जाम आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो पैसेज की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने टिपिकलिटी लेवल आपको बता दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। साइंस से रिलेटेड पैसेज आया तो साइंस से रिलेटेड पैसेज पढ़ लिया, साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक था तो पढ़ के देख लिया समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ना है। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक डेली न्यूज़पेपर में अगर आपको लग रहा है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड पेज होता है तो वहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड जाकर के पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपने अपनी इंप्रूव करना है। अगर आप इन दो चीजों को इंप्रूव नहीं करते हैं तो आपको पेपर में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बिल्कुल उसी लेवल से करा रहा हूं आपको जिस तरीके से यूपीएससी और पीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा यूपीएससी लेवल की तरफ चलेंगे तो पीपीएससी अपने आप इजीली कवर अप हो जाएगा। मैं उसी लेवल से आपको कराऊंगा सो दैट के आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम आपके करेक्ट हों। ठीक है, आपको दिक्कत ना है, आपको ये ना लगे पेपर में बैठ के कि ये नया है मेरे लिए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अब एक और छोटा सा यहां पर टॉपिक आता है जिसमें कई बार ज्योग्राफिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, या ज्योग्राफिकल टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जैसे कोर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो वो यूज करते हैं वो दिक्कत कर देती है हमारे लिए, तो वो टर्मिनोलॉजी के लिए भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो पैसेज की लैंग्वेज समझ में आ गई। मैंने पैसेज की लिमिट बताई कि पैसेज से बाहर कोई आंसर नहीं करना है। दूसरा बताया एक्सट्रीम ओपिनियन चूज नहीं करना है। तीसरा बताया पैसेज की लैंग्वेज को अगर समझना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 चीजें मैंने आपको बताई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, पूछिए। अगर कोई इशू है तो विजय कुमार को है कोई इशू? हाँ जी विजय जी, क्वेश्चन पूछिए। नहीं ठीक है सर। ओके, हाँ जी, किसी को कोई इशू आ रहा है इन 3 चीजों से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है सर। हाँ जी हितेश। हाँ जी हितेश जी। सर जो आपने एक्सट्रीम ओपिनियन की बात की जिसमें ऑल इम्पॉसिबल, नो, एनी, नेवर, ऑलवेज आता है, ये हमेशा होता है या फिर ये हमें जज करना पड़ेगा कि ये हिंट है? 95% ऑफ द केसेस में होता है। ठीक है, 5% ऑफ केसेस में मैंने उसी लिए बताया कि जब आप यूज करते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम ओपिनियन शो भी कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि वर्ड से सिर्फ हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कई बार। ओके, और सर ये जो अपना कॉम्प्रिहेंशन करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉर्ट आउट करना है या फिर पूरा रीड करके फिर करना? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना, पहले आपने पैसेज ही पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। ओके जी। हाँ जी नविता जी पूछ लीजिए। नविता जी क्वेश्चन। Hello, sir. हाँ जी। Sir, I wanted to know what is the meaning of typical here. टिपिकलिटी। Sir, typicality means what? Typicality means तो ये होता है ना कि जो usual expected होता है। आपका क्वेश्चन क्या है?
सर वही मैं पूछ रही हूँ ना कि ये तो जो आप करा रहे हो इट मीन्स कि एक्सपेक्टेड जो हम हमारा है, मतलब वो आप बता रहे हो ना कि हाँ जी, हाँ साइंस जी, सोसाइटी जो एक्सपेक्टेड है हमारा उस बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल। टर्म में ही आता है, उससे कुछ अलग नहीं आता। नहीं बिल्कुल ओके बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, चलिए। तो आई गेस के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए। तो ये थी लैंग्वेज। लैंग्वेज आप किस तरीके से सुधार सकते हैं भाई? पढ़ने में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है पैसेज पढ़ करके, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चंस समझ लिए तो आपके लिए आंसर करना बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है। आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं कौन कौन से या किस टाइप के पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो सबसे पहला टिपिकल आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर? ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन आता है। अब ये आपको सोचना इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कहां से है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर इन राइटिंग दिस पैसेज? जनरल सा क्वेश्चन है। अब इसी के तरह इसी के लिए हमारे पास आ सकता है जैसे which of the following can be the logical inference from the passage, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने यूपीएससी में भी देखा होगा और पिछली बार पीपीएससी में भी ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज? इस टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है कि आपने पैसेज को एनालाइज किया, डायरेक्टली वहां से कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत रेयरली मिलेंगे आपको डायरेक्टली आंसर्स, आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा। पीपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, सीधा सीधा जो आपको पैसेज से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चंस जो है टिपिकल पूछे जाएंगे, ठीक है, जो पैसेज से मिल जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे होते हैं जो आपको एनालिसिस बेस्ड ढूंढने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी पैसेज पढ़ करके मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जो टिपिकल लेवल के लेवल 3 क्वेश्चंस हैं वो ये होता है। तो हम करेंगे सारे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि इनका आंसर कैसे फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन। आज हम पैसेज भी करेंगे, पैसेज को भी समझने की कोशिश करेंगे कैसे आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो टिपिकलिटी के ऊपर ही हम देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर? अगर इस क्वेश्चन को आपने करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसेज को सबसे पहले तो थॉरली रीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी ऑप्शंस जो है बहुत क्लोज मिल जाते हैं और आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक शॉर्ट टेक्निक यूज करनी है कि आप पैसेज की फर्स्ट 3 लाइंस और लास्ट 3 लाइंस चेक करेंगे। अगर पैसेज 6 लाइन का ही है तो ये मत कहना है कि 6 की 6 लाइन चेक करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, इन दोनों को चेक कर लो, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अमलगमेशन ऑफ दीज लाइंस कैन ऑलवेज लीड टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इन 2 पार्ट से आपको इस क्वेश्चन के आंसर का इजीली पार्ट पता चल जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा कि आप सही आंसर चूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में हिंट छुपा होता है। अब फर्स्ट 3 लाइंस क्या शो करती है? टॉपिक, और लास्ट 3 लाइंस क्या शो करती हैं? कंक्लूजन। टॉपिक प्लस कंक्लूजन हमेशा पर्पस शो करेगा आपको ऑथर का, ध्यान रखना। पहली 3 लाइन क्या शो करेंगी? किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी पैसेज की आपको टॉपिक शो करेंगी कि किस टॉपिक पर आपका पैसेज है, और लास्ट 3 लाइन क्या शो करेंगी आपको? कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, कंक्लूजन मेड बाय द ऑथर। तो ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाया तो पर्पस मिल जाएगा। अब लॉजिकल इन्फेरेंस
यहां से भी मिल सकता है टॉपिक प्लस कंक्लूजन से, और पैसेज से भी मिल सकता है। तो अब ये जो है डायरेक्ट टेक्निक हो गई, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें से भी स्टेटमेंट को चूज करते टाइम आप क्या देखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि एक्सट्रीम ओपिनियन आपने चूज नहीं करना, उसे चूज करने से बचना है। क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि आप एक्सट्रीम ओपिनियन चूज करने से बचेंगे। क्लियर? ये तीनों चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पर जो बेसिक हैं, और उनका बताया है कि कैसे आप आंसर ढूंढ सकते हैं फ्रॉम योर पैसेज, वेरी ओन पैसेज जो आपने पढ़ा है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया होगा, पॉइंट समझ में आ गया होगा क्लैरिटी के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है इन दोनों से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द पैसेज। ठीक है, हम फिर पैसेज करने की कोशिश करेंगे कि पैसेज को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पूछिए, कोई अगर किसी को इशू आ रहा है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी ध्रुव जी, आई गेस आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, विजय, हाँ जी पूछिए विजय। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। देखिए अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, नविता जी बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन एट ऑल सर, एक्चुअली ये पहले। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए प्लीज। चलिए, तो आई गेस के क्वेश्चन नहीं है। नाउ आई एम गिविंग यू सम पैसेजेस, ठीक है, जिन्हें हमें सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको टाइम दूं थोड़ा सा, ठीक है, साथ में मैं भी पढ़ता रहूंगा, समझाता रहूंगा आपको किस तरीके से ढूंढना है, एंड फाइनली वी विल रीच ऑन आवर आंसर्स। ठीक है, तो लेट्स ट्राई आउट सम पैसेजेस। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिक्स पर ही रहेंगे। लैंग्वेज जैसे मैंने बताया, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल भी रखी है, थोड़ी सी इजी भी रखी है, कैसे उसे फाइंड आउट करना है आंसर्स को, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत किसी को आती है, फेस होती है, तो वो प्लीज बता दें, है ना। चलिए, तो आई गेस ये पहला पैसेज जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, तो इस पहले पैसेज को पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, और उसके बाद आंसर्स फाइंड आउट करने हैं आपने। हाँ जी, जल्दी से पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आपने नहीं लेना है बिल्कुल भी। पहला पैसेज जो है बिल्कुल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जैसा हमने बात की थी। ठीक है, और सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आ गया, बस आपने आंसर फाइंड आउट करना है। दिस इंडिकेट्स योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। चलिए पढ़िए जल्दी से, अगर किसी को कोई इशू होता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे, बाद में अपने डाउट्स को संभाल करके रखिए। तो द पैसेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैसुरियानास, जो कि ट्री होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड है। इट इज सेइंग आर इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट प्लांट इन पेनिनसुलर इंडिया। They fix atmospheric nitrogen through a symbiotic association with the bacteria. Casuariana wood with a high calorific value is a renowned fuel wood in the tropics. In India, Casuariana was introduced during the 19th century and is now estimated to be under cultivation in around 500,000 hectares, mainly in the peninsular region in loose coastal sands as well as drained soils, that too in areas with low rainfall. ठीक है, अब यहां तक आपको पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट पार्ट को समझेंगे तो थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट आपको यहां पर मिल जाएगा, ये वाला जो यहां पर पोर्शन शो किया गया है। ठीक है जी, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर ढूंढ लीजिए जल्दी से।
यहां पर है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है इसका इन्फेरेंस हो सकती है। ठीक है, जल्दी से बताएं, ट्राई टू फाइंड आउट। नहीं भाई अभी क्वेश्चंस मत पूछिए, पहले जो है आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। मैं आंसर बताता हूं, उसके बाद अगर समझ नहीं आया एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछिए। हाँ जी, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा या आंसर फाइंड आउट हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या शो कर रहा है आपको, which of the following are the inferences that can be made from the above passage with respect to Casuariana plants। अब ये क्या कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है that says Casuariana plants are indigenous to India, लेकिन यहां क्या शो कर रहा है, इन इंडिया Casuariana was introduced during the 19th century। ठीक है, तो ये इंडिजिनस तो नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये स्वदेशी तो नहीं हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, दे हैव वाइड रेंजिंग अडेप्टेबिलिटी टू ग्रो इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। यही तो ये यहां से यहां तक बताया इसने। ठीक है, अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर यहां से और यहां तक इसने क्या बताया कि वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेबिलिटी है इसके पास। अब यहां पर आगे अगर आप चलोगे तो ये क्या कह रहा है, आर अ वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोवाइड मल्टीपल यूजेस एंड सर्विसेज। अब लास्ट पार्ट में यही इसने बताया इस लाइन में कि इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था वो तो गलत हो गया, 2 और 3 आर करेक्ट, और इसका जो ऑप्शन है वो 2 और 3 में यहां पर दिया गया है। तो आई गेस के आपको आंसर पता चल गया होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सभी का जो आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए फिर भी बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन आया है तो मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है भी या नहीं? हाँ जी, अरविंद कुमार कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरविंद जी पूछिए, क्या सॉल्व हो गया? हाँ सर, थर्ड पॉइंट समझ गया सर। थर्ड पॉइंट का आपने इन्फेरेंस कैसे ड्रॉ किया? हाँ जी, चलिए ठीक है, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। ठीक। हाँ जी, विजय कुमार, विजय कुमार आपका कोई क्वेश्चन है? विजय कुमार आपका कोई क्वेश्चन है सर? नहीं ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए, तो किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद सभी का आंसर जो है वो करेक्ट आ गया होगा। सुखमनजीत कह रहे हैं कि उनका कोई क्वेश्चन है। ठीक है सुखमनजीत जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, हाँ जी सुखमनजीत जी पूछिए क्वेश्चन। सर टाइम कितना जी, एक क्वेश्चन ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ पेपर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्व करना है? ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है, आपको अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर। हाँ। ध्रुव आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं। ओके ओके, चलिए, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है जी, तो देखो बेसिकली हमने यहां पर देखा कि लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाने से क्वेश्चन का जो आंसर करने का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें पहले से ही लगने लगता है दैट वी कांट फाइंड इट्स आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो आपको परेशान करेगी, लेकिन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होगा। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज अ ट्रेडमार्क थिंग जो कि यूपीएससी में चली आ रही है कि साइंस का जो पार्ट होगा वो बहुत टिपिकल पैसेज आएगा, लेकिन आप उसे सॉल्व बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आपको ये दिमाग में अपने बात को बिठा लेना चाहिए कि वी शुड नॉट गो ऑन द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, हमें सिर्फ उसका आंसर फाइंड आउट करना है। और आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है,
तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये चीज मत भूलना भाई, ठीक है, ये रामबाण इलाज होती है हर चीज का, कि अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आया तो यहां से आप 100% आंसर निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इसके साथ ऐड कर दिया अगर आपने अपना वो एक्सट्रीम ओपिनियन वाला पॉइंट, तो ये ऐसा हो जाएगा कि श्योरिटी रहेगी कि 99% आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक रहेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो हमें पढ़ करके हम एक बार क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या इनका मीनिंग है, ठीक है, और क्या यहां पर ये पूछ रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है which of the following can be best sum up the passage, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक वर्ड है सम अप, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, चैट बॉक्स में बताइए कि सम अप का मीनिंग जो है ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा पार्ट है जो कौन सा पार्ट पैसेज का है जो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा दे देगा, ठीक है। तो जैसा कि आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही, आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ जी, एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम अप पर ध्यान देना है, ठीक है, सम अप मींस कंक्लूजन, मतलब आपने बस पैसेज को एक ऐसी स्टेटमेंट से कंक्लूड करना है जो कि करेक्ट हो इन टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसका भी आपने बताना है इसी तरीके से, which of the following is a corollary to the passage, ठीक है जी। इसका भी आंसर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप अपने चैट बॉक्स में, ठीक है, क्या इसका आंसर हो सकता है। सर मैं हैंड रेस, ओके नितिन जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं। हाँ जी नितिन, हेलो हाँ जी नितिन। सर मैं ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੌਜੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मेरी। ओके जी, ओके, हाँ जी, देखिए लॉजिकल इन्फरेंस क्या होता है कि हमें एक ऐसा लॉजिक निकालना होता है जो इन्फर किया जा सके, मतलब निकाला जा सके पैसेज का, निष्कर्ष होता है, बेसिकली रिजल्ट होता है। लॉजिकल रिजल्ट पैसेज का क्या हो सकता है, और वो कहां से मिलता है आपको, टॉपिक प्लस कंक्लूजन से। तो बस आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो आई गेस कि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं दे पाया है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट कंपेरेबल टू द पैसेज, ओके, बहुत कम लोग हैं जो करेक्ट मीनिंग इसका दे पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया तो फंस जाओगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फंस जाओगे, फिर आंसर नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। नितिन जी जो आपका माइक है ना, आप उसे म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा। अब कॉरलरी वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टिपिकल है, बस एक पर्सन ने करेक्ट इसका जो आंसर दिया था वो ये था, रिजल्ट होता है भाई, सीधा सीधा इसका जो पॉइंट होता है दैट इज रिजल्ट। कॉरलरी हमेशा डिमांड करता है आपका रिजल्ट, कॉरलरी मींस इन्फेरेंस, ठीक है, किससे लेकर के आप आगे चले, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन इज द रिजल्ट पार्ट, आपको वही रिजल्ट ढूंढना है। तो अगर वो डायरेक्टली आपसे रिजल्ट नहीं पूछता तो वो कॉरलरी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्लैरिफाई रखना मीनिंग में।
अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. ये ध्यान रखने वाली बात है. और फिर आप लगाओगे वो रूल एक्सट्रीम ओपिनियन वाला या फिर टॉपिक प्लस कंक्लूजन वाला. ठीक है, वो सारे रूल्स तब चलेंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ ले. चलिए, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा. मैं आपको दूसरा पैसेज दे रहा हूं. दूसरा पैसेज आपको सॉल्व करना है. विद इन 2 to 3 मिनट्स आपने पढ़ना भी है, आंसर भी करना है. ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं जो है क्वेश्चन डाल रहा हूं. ठीक है जी, ओके ओके. आई हैव सीन योर मैसेज मनकीरत. ठीक है, तो आई राइट फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड्स फ्रॉम राइट नाउ. ठीक है, चलिए मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूं. ठीक है, आपको वो सॉल्व करना है. ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास आ गया था. ठीक है, अब ये पैसेज 2 है, इसका आपको आंसर करना है. देखिए आपकी स्क्रीन पर पैसेज आ गया, एंड दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी. जल्दी से पढ़ करके आपने आंसर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, तब उसके बाद आपने आंसर करना है. भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, I'll see from there. हाँ जी, कोई इशू नहीं होगा आपको, बस आप एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे, ऑप्शंस को देख लेंगे, जो यहां पर क्वेश्चन प्रोवाइडेड है उसको देख लेंगे तो इजीली कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ध्रुव, अपना माइक जो है आप म्यूट कर लेंगे प्लीज. थैंक्स अ लॉट. हाँ जी, बताइए. अपना कमेंट सेक्शन में आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए. ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके पास नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है. बस आप एक बार समझ लेंगे तो आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ध्यान से समझना, सारी चीजें इंक्लूड करनी है जो चीजें मैंने बताई हैं. आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं. 2 ही मिनट में लोगों ने आंसर कर दिया है. ठीक है, 2 से 3 मिनट में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे. चलिए, काफी लोगों का आंसर आ गया है, तो आई गेस कि अब मैं इसे स्टॉप शेयर कर देता हूं, सो दैट कि आप इसे आपके आंसर्स में चेक कर पाऊं. तो सभी ने पढ़ लिया होगा और आंसर भी कर दिया होगा. चलिए, तो एवरीवन इज आंसरिंग बी. ठीक है, सी बहुत सारे लोगों ने सी आंसर किया है, डी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. ऑल आर एक्सट्रीम. ओके, हाँ जी, बी बिल्कुल एक्सट्रीम ओपिनियन था. चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बार पैसेज को और कोशिश करते हैं समझ करके उसका आंसर फाइंड आउट करने की. ठीक है, बहुत ही इजी है, मैं आपको बता देता हूं अभी. ठीक है, बहुत ही इजी है. देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, इंडिया the fastest growing major economy may well be catching up with the richer economies in terms of absolute size. ठीक है, तो ये पहला क्या है, हमारे पास आ गया टॉपिक इंट्रोडक्शन. But economic convergence within the country remains a distant dream as poorer states continue to lag behind. मतलब ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. भले ये हो या ना हो उसका फर्क नहीं पड़ रहा है. अब यहां पर है, द रेटिंग एजेंसी क्राइसिल found that the interstate disparities have widened in recent years. Many low-income states have experienced isolated years of strong economic growth above the national average. The North Indian state of Bihar, in fact, was the fastest-growing state this year among the 17 non-special category states. But they have still failed to bridge their widening gap with the richer states, since they have simply not been able to maintain a healthy growth rate over a sustained period of time.
Richer states like Gujarat, for instance, have been able to achieve sustained economic growth and increase their gap over other states. अब अगर आप कहें तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि पैसेज में क्या बात हो रही है, ठीक है। एक आपके पास आया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, उसके बाद आपके पास क्या आया, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज, मतलब इंप्लीकेट क्या करता है पैसेज, क्या समझाने की कोशिश करता है। यहां पर है एज विटनेस्ड इन बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नेवर अचीव इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। अब ये नेवर वाला ऑप्शन तो पहले से ही हमारे लिए क्या है, एक्सट्रीम है, हम इसे चूज नहीं कर सकते। अब पुअरर स्टेट्स कैन नॉट अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव ओपिनियन हमारे सामने लेकर के आ रहा है, लेकिन यहां पर तो बिहार का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बिहार का एग्जाम्पल है तो हम इसे चूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद है इंडिया विल नॉट रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इफ कन्वर्जेंस इकोनॉमिक कन्वर्जेंस इज नॉट अचीव, whether in the passage it has been contradicted, पहली ही लाइन में ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो हमारे लिए करेक्ट नहीं रहते। ऑप्शन क्या बचता है, डी बचता है, ठीक है, क्या बचता है, डी बचता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है चीजें किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, आप पता नहीं कहां से मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब सभी का आंसर आ गया, प्लीज क्लैरिफाई योर क्वेश्चन गैलेक्सी A50। चलिए, तो आई गेस के आपको ये तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गए थे, ठीक है। तीनों ऑप्शंस में आपने एक्सट्रीम ओपिनियन भी यूज किया, पैसेज की इंफॉर्मेशन भी यूज की, ठीक है। तो वहां से जाकर के आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि आपका जो आंसर है वो किस तरीके से बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपने आंसर फाइंड आउट किया, एक्सट्रीम ओपिनियन जो है वो चूज नहीं करना। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लेंथी पैसेज को। ये थे शॉर्ट पैसेजेस, ठीक है, क्या थे, शॉर्ट पैसेजेस। तो हम जो आज समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे वो शॉर्ट पैसेजेस ही करेंगे। उसके अलावा जो है हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लॉन्ग पैसेजेस हैं, जो लेंथी पैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनके बस हम क्राइटेरिया को देखेंगे और कैसे कम टाइम में उनसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसी पार्ट को उठा लेते हैं। अब लेंथी पैसेज की बात करते हैं। एक लेंथी पैसेज जो कि लास्ट टाइम भी आपसे पूछा गया था, दैट वाज ऑन द कॉन्वर्सेशन और ऑन द रिलेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, महात्मा गांधी। दीज टू I guess persons were involved in it was asked in the 2018 question paper, ठीक है जी। अब देखो लेंथी पैसेज क्या होता है, इसमें 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं आपके पास, ठीक है। अभी हमने बात की शॉर्ट पैसेजेस की जिसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं सीधा सीधा आपको लेकर के आ गया हूं पीपीएससी पर, जिसमें एक जो पैसेज है वो लास्ट टाइम पूछा गया था 3 से 4 पैराग्राफ का। एक ही पैसेज था लेकिन उसमें 3 से 4 पैराग्राफ थे। हाँ जी, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप इसे भी एक बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पीपीएससी में क्या पूछा जाता है कि 3 से 4 पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है, एक ही पैसेज में। अब 3 से 4 पैराग्राफ को पढ़ते टाइम ही जो हमारी रीडिंग स्पीड है, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लो होती है। आराम से 5 मिनट निकल जाते हैं, 5 मिनट आपके निकल जाते हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आंसर उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, तो दिक्कत हो जाती है आपको। फिर पूरा नर्वस सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है और आप आंसर भी सही तरीके से नहीं कर पाते। सपोज आप एक क्वेश्चन पर फंस गए, 2-3 मिनट लग गए, ठीक है, ये टाइम इंक्रीज होकर के 10 से 12 मिनट चला जाएगा। एक ही पैसेज को सॉल्व करना 10 से 12 मिनट में, दैट इज अ जोक, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। तो ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग स्पीड एक लेंथी पैसेज को करते टाइम, कि आप जल्दी से पढ़ लें।
इसमें दोनों तरीके अप्लाई हो सकते हैं, या तो आप पहले पढ़ें या फिर पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, पैसेज पढ़ लीजिए या फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों तरीके अप्लाई होते हैं। डिपेंड करता है आप पर, आप कितना अच्छे तरीके से उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें यहां से इंक्लूड होकर के चलेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां से इंक्लूड होकर के आपके पास चलेंगी। 3-4 पैराग्राफ, रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी पढ़ लोगे, और रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो टाइम लग जाएगा। सपोज अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है? 3 से 4 पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ते ही नहीं है स्टार्टिंग में। लेट्स डू वन थिंग कि भाई 3 से 4 पैराग्राफ को पहले पूरा पढ़ना ही नहीं है, क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। चलो पहले आधा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ को पढ़ने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट लगने चाहिए? 2 से 3 मिनट। और अगर ये 50% है तो 50% क्वेश्चंस भी यहां से कंप्लीट हो जाएंगे इजीली। 50% क्वेश्चंस भी यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। सपोज जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम यहां कह रहे हैं कि 2 से 3 हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, तो हमने टाइम कितना लगाया? 5 मिनट। 5 मिनट में हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए। ठीक है जी, अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनका क्या? बाकी के क्वेश्चंस की 100% विजिबिलिटी है, जो यहां से नहीं मिले लेफ्ट ओवर पैसेज से मिलेंगे, जो बच गया उस वाले पैसेज से मिलेंगे ना। उस वाले पैसेज से आप उन्हें इजीली ट्रैक कर सकते हो बिना पढ़े, क्योंकि लेंथी पैसेज में ये बहुत होता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, ये 50% के लिए हमने पैसेज पढ़ा, रीडिंग की। क्या किया? रीडिंग की, बहुत अच्छे से पैसेज पढ़ा और 3 क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व कर दिए। 3 क्वेश्चंस जो हैं मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। उनकी मेरे पास लोकेशन है कि ये कहां से लोकेट कर सकता हूं मैं, बाकी के जो रेस्ट पैसेज है। ठीक है जी, जो रेस्ट पैसेज है, जो बचा हुआ पैसेज है, वहां से मुझे इजीली मिल जाएंगे। तो क्यों पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी, अब सीधा ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो और वहां से चेक करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लो। अगर वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपको बस एक बार उसे देखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो लेंथी पैसेज को करने की टेक्निक होती है ये, कि आप जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना ही अच्छे से जो है आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और कहीं 3 पैसेज आ गए तो 5 ही मिनट में कर दोगे सारे। लेंथी पैसेज था लेकिन 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिए हैं आपने। अगर उसमें 3 पैराग्राफ आ गए, 3 से 4 पैराग्राफ में आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई लेंथी पैसेज आता है तो पहले उसे क्या करना है, हाफ पढ़ना है। हाफ से जितने क्वेश्चंस मिलने हैं वो पहले सॉल्व करने हैं। अब कम टाइम में अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और इसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को पढ़ करके उनके आंसर्स जो है रेस्ट पैसेज से ढूंढ सकते हो। क्लैरिफाई हो गया होगा आपको कि लेंथी पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लेंथी पैसेज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज पूछ लें। हर्षवर्धन पूछ रहे हैं डिफरेंस क्या है कंक्लूजन और रिजल्ट। देखिए, डिफरेंस कंक्लूजन और रिजल्ट में इतना होता है कि कंक्लूड करना पैसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजल्ट निकालना इन्फेरेंस हो जाता है, वो आप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, विजय कुमार कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ जी विजय, आपका क्वेश्चन है कुछ? इट इज ओके सर। ओके,
आई गेस आप एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए, हु इज आस्किंग क्वेश्चंस। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट हु इज रेजिंग द हैंड। अमित जी, अगर आप फर्स्ट और 3 लाइंस यूज करते हो तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 पैराग्राफ हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नितिन बेदी, ओके, देखो हाफ से बाद में मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो हाफ से बाद में क्या करना है कि बाकी के क्वेश्चंस एज इट इज हैं जो आपको पहले पार्ट से नहीं मिले, फर्स्ट हाफ पार्ट से नहीं मिले, तो आपको पता है कि उनकी लोकेशन जो है सेकंड हाफ पार्ट में है। एनालिसिस का पता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनालिसिस बेस्ड है, ये क्या है, एनालिसिस बेस्ड है, तो आपको उसको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पैसेज में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाओ पैसेज में ढूंढो और आंसर कर दो, ठीक है ना। तो यहां से आई गेस के क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है जी, हाँ जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो हम जो है इंडियंस जो है आलसी लोग हैं बहुत, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बन जाती है। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। वर्ड्स की डिफरेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, ठीक है। वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है और कैसे हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 2 वर्ड्स की, एक है सॉरी, एक है अपोलोजाइज, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बताइए। हाँ जी, हो सकता है शालू जी, बट पॉइंट इज कई बार एक क्वेश्चन को छोड़ करना, स्किप करना भी अच्छा होता है। हाँ, नैन्सी जी बोल रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग सॉरी, मे बी हो सकता है, चलिए देख लेंगे। बट सभी का अपना अपना जो है आंसर्स अपने दिमाग में होना चाहिए, अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो, ठीक है। अगर नहीं भी बता रहे तो आपका जो आंसर है वो अपने दिमाग में होना चाहिए, आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आप ना अपने फ्रेंड के फादर के फ्यूनरल पर गए हैं, ठीक है, और वहां पर जाकर के आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी या आई अपोलोजाइज, क्या बोलोगे? हाँ जी, क्या बोलने की कोशिश करोगे, आई एम सॉरी या फिर आई अपोलोजाइज? अब आंसर आने स्टार्ट हो गए होंगे। आई एम सॉरी। विजय कुमार अपना जो माइक है म्यूट कर लो प्लीज। सॉरी बोलोगे ना, अपोलोजाइज तो नहीं बोलोगे। क्लियर हो गया मीनिंग? देखो अपोलोजाइज इज फॉर मिस्टेक, सॉरी इज फॉर फीलिंग द सैडनेस ऑफ ग्रीफ, मतलब जब किसी को दुख हो रहा हो और आप भी वो फील कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग सॉरी, ठीक है। तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है और डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। तो देखो होता क्या है कि यहां पर वर्ड्स का डिफरेंस ऐसे ही आता है, वो हमेशा आपको फंसाएगा, ठीक है, वो हमेशा आपको परेशान करेगा कि एक वर्ड आपको पैसेज में देगा लेकिन दूसरा जो वर्ड है वो स्टेटमेंट में पूछेगा, आप कहेंगे कि सब कुछ तो सेम चल रहा है, इसे आंसर कर देते हैं और आप फंस जाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स का खेल यहां पर पैसेजेस में बहुत खेला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अगले वाली चीज है जिस पर हम बात कर रहे थे, आलसी, ठीक है। हम लोग बहुत आलसी होते हैं, हमें क्या चाहिए कि सब कुछ पका पकाया मिल जाए तो काम बहुत अच्छा चल जाए, अदरवाइज तो भाई बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो पैसेज में भी अगर ये पता चल जाए ना कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ते टाइम याद रख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दे सकता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा,
तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेंथी पैसेज में, शॉर्ट पैसेज में ये टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। अगर बहुत ज्यादा लेंथी पैसेज आ जाए, ठीक है, सपोज 5 से 6 पैराग्राफ आ जाए और आप परेशान हो जाए, यार इतना बड़ा पढ़ेगा कौन, इससे अच्छा 4 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, वो 4 भी गया और पैसेज भी गया। कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए इजी समझा जाता है कि उसके लिए घर से कुछ नहीं सोचना, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, पैसेज में। तो वही चीज मैं बताने वाला हूं, that where you can find the certain questions can be framed from the passage, in the passage itself, कि भाई पैसेज में से जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो पैसेज में ही मिल जाएगा, वो चीज देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी पैराग्राफ बनता है, ठीक है, तो पैराग्राफ बनते टाइम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टॉपिक प्लस कंक्लूजन, ठीक है, टॉपिक प्लस कंक्लूजन। टॉपिक कहां से आएगा, मैं यहां पर बता रहा हूं एक पैराग्राफ की बात, तो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, लास्ट 2 सेंटेंसेस, ये आपको क्वेश्चन देते हैं, ये आपको सर्टेनली क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लेंथी पैसेज पढ़ रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को पढ़ना है, लास्ट 2 सेंटेंसेस को पढ़ना है। तो पहले अगर हम कहें तो शॉर्ट पैसेज था, उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इजीली आप सारा कंप्लीट पढ़ सकते हो, तो इसका कोई रोल वहां पर नहीं रहता है। लेकिन लेंथी पैसेज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आपके सामने आती है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता ही होता है, ठीक है, हर पैराग्राफ से। अगर वहां पर 4 पैराग्राफ हैं तो आप ये लगा करके चलिए कि 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, वो यहां से पूछे जाते हैं। अगर 4 पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, अगर उसमें 6 से 7 क्वेश्चन टोटल है तो। अब एक क्या होता है कि कई बार ना आपने देखा होगा कि पैराग्राफ्स के बीच में आपको कॉमा सेक्शंस मिलते हैं, कुछ चीजें ना कॉमास के साथ ऐड कर दी जाती हैं। किसके साथ ऐड कर दी जाती है, कॉमास के साथ ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉमास के साथ ऐड की गई क्वालिटीज हो सकती हैं, डिफेमेशंस हो सकती हैं, इल्स हो सकते हैं, रॉन्ग्स हो सकते हैं, तो इसीलिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एंड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दीज थिंग्स। तो जब भी आपने देखा कि कॉमा से कुछ चीजें ऐड हुई, अंडरलाइन कर लिया, वहीं पर अंडरलाइन कर लिया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अंडरलाइन कर लोगे काम चल जाएगा, ये अंडरलाइन कर लोगे काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, अंडरलाइन करते ही आपके दिमाग में भी छप जाती हैं चीजें। अब इसके बाद होता है क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछा गया है तो मैथमेटिकल फिगर पूछ सकता है वो, सॉरी मैथमेटिकल फिगर जो है पैसेज में मेंशन होती है। जैसे अगर मैं कहूं 1/3, ठीक है, 90%, समथिंग, कुछ इस टाइप की फिगर्स कई बार ना मेंशन कर दी जाती हैं पैसेज में। तो ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आंकड़े, ठीक है, ये ग्रोथ और डिक्लाइनेशन को शो करता है, ठीक है। तो आपको क्या पॉइंट समझना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी ये आया अंडरलाइन कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो मेरे पास 3 चीजें हैं, पैसेज को पढ़ते टाइम ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। जब आप एडिटोरियल भी पढ़ोगे ना, तो अगर ये चीजें आप ध्यान रख लो तो आप इजीली उसको समराइज कर सकते हो, आप सामने वाले को बता सकते हो ये चीजें बताई गई थी, और वो पूरी चीजें आपकी क्लियरली समझ लेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट समझते हैं, ठीक है, इसका कि कई बार पैसेज में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी का जिक्र किया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ये ट्रीटी हो सकता है, ठीक है, ये 3-4 चीजें हो सकती हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जा सकती है, क्या हो सकता है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो फ्रेम जरूर करेगा।
सपोज जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जिक्र किया गया और उसकी एक स्टेटमेंट दी गई है, तो उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट। सिंपल सा है। तो आप अगर उसी स्टेटमेंट को पहले से अच्छे से पढ़े हैं तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो क्लियरली अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसे देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर रेज योर हैंड। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा सभी को बहुत अच्छे से। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये लेंथी पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। तो अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत किसी को आती है तो। हाँ जी, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अंडरस्टूड, नो डाउट, एवरीवन इज सेइंग, ठीक है जी। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया लेंथी पैराग्राफ को कैसे रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास आया तो रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और प्लस ये कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए सो दैट यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। तो चलिए, अब प्रैक्टिस का थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको पैसेज दे रहा हूं, पैसेज सॉल्व करने हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद आपका टाइम जो रहेगा दैट विल बी ऑफ डाउट्स, ठीक है जी। तो पैसेज लेंथी नहीं होंगे, शॉर्ट पैसेजेस ही करेंगे। आज हमने लेंथी पैसेज नहीं करने भाई, इतना सारा काम एक दिन में नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया था, ठीक है। पैसेज 3 करना है अब हमने, ठीक है। पैसेज 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। यू हैव 3 मिनट्स, बट ध्यान रखना अभी एक्यूरेसी का गेम है, एक्यूरेटली अपना आंसर फाइंड आउट करें, ठीक है। जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से बस अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड यहां पर अगर आपका आंसर रहेगा तो बेटर रहेगा। ग्रोथ ओरिएंटेशन आपके आंसर में शो होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो पैसेज दे देता आपसे और ग्रोथ ओरिएंटेशन पूछता है कि क्या मतलब पैसेज में मेंशन नहीं होती, लेकिन वो पूछने लगता है कि आंसर क्या हो सकता है, कैसे आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस दैट आर वेरी ट्रिकी। हाँ जी, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो 2.5 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, ध्यान रखना, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो 0.66 और चला गया तो 3 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपके निकल जाएंगे आपके हाथ से, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो जिन्होंने हैंड रेज किया है उनका क्वेश्चन मैं अभी लेता हूं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, आंसर्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं एंड आई फाउंड के वो ठीक हो, ठीक है, गलत ना हो। बेटर कंडीशन तो यही होनी चाहिए। देखो, अब यहां पर अगर आप देखो तो ये सोशल इशू है एक, ठीक है, गवर्नेंस भी कह सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हो, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। आप इसमें अपनी नॉलेज लगा ही बैठोगे, इस टाइप के पैसेजेस में आप अपनी नॉलेज जो है वो लगा ही बैठोगे किसी न किसी तरीके से, तो वही हमें यूज करने से बचना है। तो चलिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव आंसर्ड, ठीक है जी, तो वही देख लेते हैं हम, वही क्या इशू होगा। तो देखो, ऑफ 27 क्वेश्चंस व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, और अगर हम कहें तो 20 to 23 क्वेश्चंस जो है वो कोर इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और 4 to 5 क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। आपकी लैंग्वेज जो है आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है जी।
तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। एवरीवन वाज सेइंग बी ए, चलिए ए और डी में कंफ्यूज भी हैं कोई, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाउट्स फिर ही लेंगे। चलिए तो पहले एक बार इसे समझ लेते हैं अच्छे से, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इट वाज सेइंग वी आर आस्किंग टू मच ऑफ अ स्कूल सिस्टम दैट्स लॉन्ग बीन अंडर फंडेड एंड अंडर सपोर्टेड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हम उससे बहुत कुछ ही मांग रहे हैं जिसे फंड नहीं मिला, जिसे सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले से ही ये पूछ रहे हैं कि वी आर डिमांडिंग हाई, वी आस्क स्कूल्स टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड गिव देम द रिसोर्सेज टू द ऑर्डिनरी। While the ordinary happens regularly in classroom, most of our overall outcomes do not reflect the excellence we aim for. Graduation and college matriculation rates, standardized test scores, civic participation, economic productivity, individual and collective happiness. Few policymakers are satisfied with the outcomes associated with different metrics for evaluating schools. ठीक है जी, देखो पढ़ लिया, समझ में आ गया कि भाई हम जो डिमांड कर रहे हैं स्कूल से वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। दो तीन चीजें हमारे पास बताई गई। अब यहां पर है व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। पहला है आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्कूलिंग सिस्टम आर एंटायरली अनरियलिस्टिक एंड अनफाउंडेड। तो बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि पहली लाइन यही शो कर रही है, ठीक है। अब एलिमिनेट कर लेते हैं अपने आंसर को, because second most important thing is elimination. The school system mentioned by the author should be, अब ये क्या कह रहा है, should be adequately funded and supported। लेकिन उसने ऐसा तो कहीं नहीं कहा, उसने ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना कि भाई फंड मिलना चाहिए या सपोर्ट मिलना चाहिए। उसने तो बताया है कि that's long been underfunded and under supported। अब यहां पर बताया प्रॉपर मेट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग स्कूल्स नीड नॉट बी डेवलप्ड। अब नीड नॉट बी डेवलप्ड ये तो पहले से ही नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है जी, गलत हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स एज मेंशन्ड बाय द ऑथर आर इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है आपके लिए, एक्सट्रीम ओपिनियन शो कर रहा है। एक्सट्रीम ओपिनियन शो कर रहा है तो वी रिफ्रेन फ्रॉम ऑप्टिंग दिस एज आवर आंसर, ठीक है जी। तो आई गेस के समझ में आया, दो ऑप्शन बचे ए और बी, ठीक है। अब बी का उसने जिक्र कहीं नहीं किया था, तो पैसेज की लिमिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो ए जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखना, जो ए होगा वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ए आपका आंसर होगा। क्लियर, पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब डाउट्स ले लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, चलिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने जो है हैंड रेज किया था, वो मैं देख लेता हूं एक बार। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए किस किस का क्वेश्चन था। गुरशन गिल, ठीक है, हाँ जी गुरशन जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर entirely unrealistic is also extreme thing to say। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम वो कहें तो वो पहली लाइन में ही मेंशन था हमारे पास, वी आर आस्किंग टू मच। टू मच का मतलब क्या है कि अनरियलिस्टिकली हम कह रहे हैं। टू मच से ही हमें समझ में आता है कि एंटायरली वर्ड वहां पर यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था कि 5% केसेस में हमें स्टेटमेंट पर जाना पड़ेगा। So still the answer would be A, sir, keeping in mind that, keeping in yes, mind the option A? Answer would be A. Thank you, sir. Okay. Anyone also has, ठीक है, explain first line please. Just first two options. I have a doubt. अमोल गुप्ता, ठीक है, चलिए अमोल जी मैं आपका डाउट ले रहा हूं, ठीक है, I'm allowing you to talk. हाँ जी अमोल। Sir, can you hear me? Amol, yes, I can hear. Sir, I had the same question regarding entirely, which the other guy asked, so it's done now. Okay, okay. Now you have got the answer? Right, sir. Yeah. चलिए, तो मैं एक बार पहली लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए ना, ठीक है, सो दैट के आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, इसने बोला वी आर आस्किंग टू मच ऑफ अ स्कूल सिस्टम
हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आस्किंग टू मच मतलब डिमांड कर रहे हैं, वी आर डिमांडिंग वेरी मच ऑफ अ स्कूल सिस्टम दैट्स लॉन्ग बीन अंडर फंडेड, जिसे फंड नहीं मिला बहुत टाइम से, ठीक है, या सदियों से जिसे फंड नहीं किया गया, या जिसे सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है, जो अंडर सपोर्टेड रहा, मतलब जिसे कम सपोर्ट मिला और कम फंड किया गया, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं तो उसने ये नहीं कहा कि उसे फंड मिलना चाहिए या उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए, बस हम ये जो डिमांड कर रहे हैं ये हम छोड़ दें कि डिमांड ना करें। जब हम उसे सर्विसेज या फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने स्कूल सिस्टम को, तो वी आर नॉट इन द पोजीशन टू डिमांड समथिंग दैट इज अनरियलिस्टिक, ठीक है जी। तो दैट्स वाई ये जो लाइन है ये मेंशन की गई यहां पर, एंटायरली अनरियलिस्टिक एंड अनफाउंडेड, ठीक है जी, जिसका कोई बेस नहीं होता। अनफाउंडेड का मतलब क्या होता है? बेस नहीं होता, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा सभी को? हाँ जी, क्लियर हो गया होगा सभी को आई गेस। हाँ जी, तो यहां से ये सारी चीजें ना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई गेस हाँ जी, तो क्लियर हो गया होगा ना आपको ये पैसेज सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर ढूंढा जाता है। तो मैंने उसे 95% इसीलिए बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना एक्सट्रीम ओपिनियन वाली चीजें ज्यादा घुस जाती हैं कि भाई हमें तो एक्सट्रीम ओपिनियन ढूंढना है, लेकिन वो पैसेज के अकॉर्डिंग भी ठीक हो सकता है, क्योंकि एंटायरली जो आपने आंसर देना है वो किसके बेसिस पर देना है? ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, ठीक है। तो ये हमारे लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कब आपको अपने आप को कंट्रोल करना है फ्रॉम गोइंग डीप इनटू दैट एक्सट्रीम ओपिनियन थिंग, क्योंकि पैसेज के ओपिनियन पर भी बेस्ड हो सकता है ना वो। तो चलिए एक और पैसेज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, लास्ट पैसेज ऑफ द डे, ठीक है, उसे भी करते हैं और फिर उसके बाद आपके डाउट्स जो होंगे रिगार्डिंग द लेक्चर फिर वो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए पैसेज 4, ठीक है, आपके पास है, और अगर मैं कहूं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल पैसेज होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है, ठीक है जी। बेस्ड आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, और थोड़ा सा आपने जो अपने टैक्टिक्स हमने यूज किए हैं आज, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से समझाने चाहिए, समझ में आने चाहिए, सो दैट यू कैन यूज दोज। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना, लास्ट पैसेज है तो ट्राई टू टेक योर टाइम बट एक्यूरेसी शुड बी देयर, ठीक है। सभी को जो है ये क्वेश्चन दिख रहा है तो इसे सही से आंसर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस अभी लेंगे, आपके आंसर्स जो हैं वो आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी, देखो परेशान नहीं होना अगर किसी को ना आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप स्किप भी कर देते हैं ना तो एक क्वेश्चन स्किप करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। हाँ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसे 100% सॉल्व ही कर पाए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, कि पहले आप समझ तो लें, अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे लोगों का जो आंसर आ गया, देख लेते हैं, सभी ने पढ़ लिया होगा और आंसर भी अपना चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर्स क्या आए हैं। डी, एवरीवन इज सेइंग डी। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, ठीक है एवरीवन, इफ समवन्स माइक इज ऑन। विजय कुमार, योर माइक्स इज ऑन, योर माइक इज ऑन। नेगेटिव मार्किंग,
ठीक है। नहीं, मैं जनरली आपको बता रहा था कि आपको थोड़ा सा अपने आप को देख करके चलना पड़ेगा ना, नेगेटिव मार्किंग सीसैट में नहीं है, पीसीएस में नहीं है। आई वाज टेकिंग दैट इन द रेलेवेंस ऑफ यूपीएससी। हाँ जी अमोल, इसीलिए बता रहा हूं। अरे नहीं अमोल जी, परेशान मत होइए, है ना। तो एवरीवन इज आंसरिंग डी। नहीं दिवराज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, परेशान नहीं होते, ठीक है। नोटिफिकेशन चेंज नहीं करूंगा मैं। चलिए, तो एवरीवन इज सेइंग डी, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो द पैसेज सेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस are a weather phenomenon whose arrival is associated with snow and rain in the Himalayas and parts of the northwest India। ठीक है जी, तो पहला इन्होंने टॉपिक बता दिया। अब उसके बाद है they help sustain Himalayan glaciers and the local ecology and provide nourishment to winter crops। ठीक है जी, अब इसने क्या बोल दिया यहाँ पर, they help sustain Himalayan glaciers and the local ecology and provide nourishment to winter crops। Now this is the quality। अंडरलाइन करने वाली बात यही है, टॉपिक हो गया, टॉपिक समझ में आ गया, अब दिस इज द क्वालिटी। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखना। And although they lack the powerful punch of the southwest monsoon, मतलब उतने पावरफुल नहीं होते, western disturbances also cause the occasional weather disruption, especially in the hilly regions of North India that are prone to landslides and flash floods। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा। we are talking about western disturbances, ठीक है, how they work। चलिए यहां पर है which one of the following is the most crucial and logical inference that can be made from the above passage। अब इसने क्या बोला, हिमालयन ग्लेशियर्स आर अ रिजल्ट। अब इसने क्या बताया, रिजल्ट, ठीक है, जबकि यहां पर क्या बताया, दे हेल्प सस्टेन। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि वो सस्टेन कर सकते हैं, रिजल्ट तो नहीं बताया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है जी, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, समर क्रॉप्स इन इंडिया आर नॉट एट ऑल रेन फेड। अब ये एट ऑल की बात हो गई और इसने तो रेन फेड की बात ज्यादा की नहीं, तो हम नेगेटिव या एक्सट्रीम ओपिनियन मान करके इसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट बचा साउथ वेस्ट मॉनसून इज एज स्ट्रॉन्ग एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, लेकिन उसे तो ज्यादा पावरफुल बताया गया था ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गया था। अब क्या बचा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोथ हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई गेस के सभी का आंसर ठीक था। ठीक है, अब शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करने हैं, भले ही कितना ही टिपिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझना है और देखना है कि बैलेंस्ड ऑप्शन कौन सा है, बैलेंस्ड ऑप्शन कौन सा, और आप इजीली वहां से फाइंड आउट कर लेंगे विच वन इज गोइंग टू बी योर आंसर क्लियरली। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो चैट सेक्शन में मुझे बता दे, ठीक है, मैं वहां से भी आंसर कर दूंगा। एंड अगर किसी को कोई इशू हो रहा है तो रेज योर हैंड, ठीक है जी, वहां से भी आंसर कर दिया जाएगा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर डाउट्स। ठीक है, जो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन पहले आप चैट बॉक्स में बताएंगे, रेज करने से पहले अपना हैंड प्लीज। ठीक है, सो दैट आई कैन अलाउ यू टू टॉक। हाँ जी, बता दीजिए सभी, अगर कोई डाउट हो रहा है आपको किसी भी चीज इंग्लिश सेक्शन के बारे में, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए। पीसीएस सीसैट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, अगर आप YouTube पर ये क्लास देख रहे हैं तो आप वहां से भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किरण, नहीं अभी ऐसा नहीं करना। बैंकिंग एग्जाम के जो पैसेज होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। ठीक है सर, इन पैसेज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द ऑप्शन सी। हरनीत चलिए मैं देखता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। ठीक है,
शालू जी मैं आपको हाँ जी लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर होंगे, कल कवर होंगे। ठीक है ठीक है, चलिए शालू जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी पूछ लीजिए क्वेश्चन। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्रूशियल मैसेज पूछा था, हाँ जी उसमें सर एक्सपेक्टेशन की क्यों बात हुई, रिजल्ट की क्यों नहीं हुई? मतलब मैसेज तो वो यही देना चाहते थे ना? नहीं, मैसेज तो वो यही देना चाहते थे, लेकिन बेस्ड ऑन द पैसेज की बात करनी थी ना हमने। अब वहां पर टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने उसे अच्छे तरीके से कंक्लूड नहीं किया। अगर आप लास्ट 3 लाइन पढ़ोगे ना उसकी, तो उन्होंने कंक्लूजन कुछ नहीं दिया। प्रॉब्लम बता दी है कि भाई हम ये पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन कोई नहीं दिया उसका। सर मेरा यही क्वेश्चन गलत होता है हमेशा, रियल और वर्चुअल में। मतलब हमेशा वो चीज इन्फ्रेंस होती है या फिर पैराग्राफ बेस्ड होता है, मतलब मेटाफर हम लें या फिर मेन जो दिया हुआ है। जब आप इन्फेरेंस की बात करते हो ना, तो इन्फेरेंस निकलता है टॉपिक और कंक्लूजन से, दोनों को मिला करके। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब हम वर्चुअल थिंग की बात कर रहे हैं, वो होता है अजम्पशन। जब आपसे अजम्पशन पूछेगा ना, तब आपने वर्चुअल थिंग की तरफ जाना है। ओके हाँ जी, अजम्पशन के क्वेश्चन आएंगे, आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी ना, उसमें अजम्पशन के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और मैं भी आपको अजम्पशन के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने कोई भी अजम्पशन का क्वेश्चन आपको नहीं कराया। राइट, थैंक यू सर। ओके हाँ जी, कैन वी गेट सम पैसेजेस एट दिस टाइम फ्रॉम यू फॉर प्रैक्टिस एज वी कैन गेट स्क्रीनशॉट। देखिए आपको आज शाम तक आपको आपके पास प्रैक्टिस शीट आ जाएगी। ठीक है, मे बी टिल आफ्टरनून आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, फिर आप सॉल्व करते रहना। लेवल वाइज जो मैंने आज लेवल कराया, उसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ पैसेजेस दूंगा। ठीक है नितिन जी, मैं दूंगा पैसेज, आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, कोई और दिक्कत, अगर किसी को और क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पहले चैट बॉक्स में आप मुझसे बस बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं आपको अलाउ कर दूंगा बात करने के लिए, अगर किसी का कोई इशू होता है। चलिए हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कोई बात नहीं है। हाँ जी सर, आदित्य पूछ रहे हैं सर, वेयर कैन आई फाइंड प्रैक्टिस सेट एंड शेड्यूल फॉर द क्लास। आदित्य देखो, शेड्यूल तो 7 to 9 ही रहेगा। ठीक है, आपके लिए अवेल कर दिया जाएगा जल्दी ही शेड्यूल, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इनटू दैट। ठीक है, आपको वहां से जो है प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीसीएस के लिए कभी भी यूपीएससी की राह मत चूज करिएगा, वो थोड़े से ज्यादा टिपिकल हो जाएंगे, कई बार आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस के एवरीथिंग इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, ध्रुव का कोई क्वेश्चन है? हर्षवर्धन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। चलिए सर लेवल कितना रहता है सर पैसेज का, जो एसएससी में आता है सर, उस टाइप का लेवल होता है सर? देखिए, एसएससी से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, एसएससी का लेवल बहुत ही ज्यादा लो रहता है, उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम समवेयर बिटवीन यूपीएससी और बैंकिंग रखेंगे। ठीक है ना भाई, बैंकिंग से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, और यूपीएससी से भी थोड़ा सा कम रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सर। ओके जी सर, शुड बी नोट डाउन व्हाट यू आर राइटिंग ऑन बोर्ड? जरूरी नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ध्रुव, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। नो सर, क्लियर। तो सभी को क्लियर है? लेट्स रैप अप द क्लास टुडे। just reply in the chat box. Then we will wrap up the class of today's. Yes, good.
नो, कन्वे और इन्फरेंस सेम नहीं होता है हितेश, ठीक है जी। कब तक मिल जाएंगे? कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस शीट जो है वो आज दोपहर तक ही मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है जी। एक ये शीट भी जो मैंने कराई है, ठीक है, वो भी मिल जाएगी, और जो नई शीट है वो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। चलिए, एवरीवन इज सेइंग ओके, तो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।